Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट मॉडल पेपर 2 गणित विज्ञान हेतु, ठीक है, मॉडल पेपर 2 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको पार्ट 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पार्ट 2 में भाषा फर्स्ट हिंदी, पार्ट 3 में भाषा सेकंड संस्कृत और पार्ट 4 में गणित एवं विज्ञान के 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों, महत्वपूर्ण सूचना ये है कि ये जो पार्ट 4 है गणित एवं विज्ञान का, इसमें गणित के कुछ विशेष सवाल है, उनको मैंने नहीं बताया है आपको, मतलब मैंने सोल्व नहीं कराया है। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं विज्ञान के और टीचिंग मेथड, गणित की भी और साइंस की भी, उनके मैंने क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। तो बाल विकास के 30 प्रश्न सोल्व कराएं, भाषा फर्स्ट हिंदी के 30 प्रश्न सोल्व कराएं, भाषा सेकंड संस्कृत के 30 प्रश्न सोल्व कराएं और लगभग इसके 40-42 प्रश्न मैंने सोल्व कराए हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे दी है, तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। और जो गणित के क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव में, उन क्वेश्चनों को आपको सोल्व खुद ही करना पड़ेगा। हालांकि मैंने आंसर वहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन सोल्व आपको खुद को करना पड़ेगा साथियों। 15 से 20 क्वेश्चन हैं ऐसे। तो शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को। आपको सबसे पहले साइकोलॉजी के 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों को। मित्रों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो बढ़ते हैं भाग फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की ओर। आपके साइकोलॉजी में प्रथम प्रश्न आता है साथियों, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है। क्या कहा है वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में? पहला कथन है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है बाल विकास, यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है, यह संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है और यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की का कहना था कि बालक का जो विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। साथियों, किसके कारण होता है? सामाजिक अंतःक्रिया के कारण। बालक समाज में अंतःक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही उसका विकास होता है। तो आपका दूसरा विकल्प इसमें सही है साथियों, प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, अधिगम को प्रभावित नहीं करता है प्रेरणा, खोज, विषय वस्तु की प्रकृति और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, प्रेरणा भी अधिगम को प्रभावित करती है, विषय वस्तु की प्रकृति भी अधिगम को प्रभावित करती है, लेकिन ये जो खोज वाला विकल्प है ये गलत है, ये अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। अतः आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है साथियों। इस प्रश्न पर हो सकता है आपको डाउट हो, लेकिन वाकई इसका दूसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। मित्रों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना 1 मिनट का टाइम निकालकर आप अपना काम जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे देखेंगे। आपका थर्ड वाला प्रश्न है, शानदार प्रश्न मिलेंगे सारे प्रश्न। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, इस कथन में थॉर्नडाइक का कौन सा कथन प्रदर्शित हो रहा है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष, तो ये होता है साथियों प्रश्न नंबर 3 में आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा, प्रभाव या परिणाम का नियम इसको कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को परिणाम अच्छा मिलता है तो उसे संतुष्टि की प्राप्ति होती है, और परिणाम उसके जो सोचता है वैसा उसको परिणाम नहीं मिलता है, उसको असफलता मिलती है तो उसे असंतोष आता है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। आपके चौथा प्रश्न है साथियों, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को कहा जाता है कि जो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? प्रतिक्रिया सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, दृश्य प्रतिमा सिद्धांत और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पहला क्वेश्चन था वहां पर ही मैंने बता दिया था कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास किसका परिणाम माना है? सामाजिक सांस्कृतिक की अंतःक्रिया का। तो इसका दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 4 में। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नामों से इनके संज्ञानात्मक सिद्धांतों को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा का आरंभ होता है, छात्र की भी आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम उसे पूरा करना चाहिए संबंधित है, सामाजिक सम्मान, शारीरिक और आत्मानुभूति।
तो प्रश्न क्या पूछ रहा है सीधा सा यहाँ पर कि छात्र को किस आवश्यकता को सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए। तो सबसे पहले छात्र हो या कोई और हो, वो शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति सबसे पहले करता है। सबसे पहले देखिए शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है बालक, फिर उसके बाद में वो सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है, फिर वो प्रेम संबंधी वो जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है, फिर सम्मान और फिर आत्मानुभूति अंत में। तो तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया था उससे संबंधित एक क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय को किस रूप में परिभाषित किया गया है? प्रारंभिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, नेबरहुड विद्यालय और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर और 6 से 8 तक 3 किलोमीटर के दायरे में जो विद्यालय होते हैं उसको नेबरहुड विद्यालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेबरहुड मतलब पड़ोसी विद्यालय भी आप उसको कह सकते हो। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न 7 पर चलते हैं। व्यक्तित्व का शाही डब्बा परीक्षण किसकी देन है? गिलबर्ट मरे, अल्फ्रेड एडलर, हरमन रोर्शिया और वुडवर्थ। तो साथियों व्यक्तित्व का शाही डब्बा परीक्षण देने वाले थे हरमन रोर्शिया, जो कि एक प्रक्षेपी परीक्षण है मित्रों। कौन सा परीक्षण है? प्रक्षेपी परीक्षण है। और यहाँ पर व्यक्तित्व का मापन अचेतन मन के आधार पर किया जाता है। तो तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 7 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न है व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना, पर्सन, पर्सनल और पर्सनैलिटी। तो साथियों जो पर्सोना शब्द है लैटिन भाषा का, उससे ही व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। कौन से शब्द से? पर्सोना शब्द से। प्रथम विकल्प सही है। और इसका अर्थ क्या होता है साथियों? पर्सोना का अर्थ मुखौटा क्या होता है, यह भी याद रखना है आपको। इसका अर्थ मुखौटा या नकाब या नकली चेहरा भी आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न 9। अभिप्रेरणा के कर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? अंतर्निहित सिद्धांत, उद्वेलन सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत और आवश्यक सोपान सिद्धांत। तो साथियों देखिए अभिप्रेरणा के कर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन कौन सा सिद्धांत करता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा प्रत्याशा सिद्धांत। जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है यही कर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 9 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 10वां क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। CAT जो बालक अंतर्बोध परीक्षण है, इसमें 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए ये बनाया गया है। इसमें कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं। सजीव वस्तुओं के स्थान पर जानवरों को, व्यक्तियों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को और महिलाओं के स्थान पर वयस्कों को। तो साथियों जो CAT परीक्षण है इसमें व्यक्तियों के स्थान पर जानवरों के कार्ड को प्रतिस्थापित किए गए हैं। दूसरा विकल्प सही रहेगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा मूल्यांकन आपका खुद का हो सकता है अगर आप इस टेस्ट को पूरा करते हो तो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 आपके 11वां प्रश्न है। एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह भाषात्मक बुद्धि में उच्च होगा, संगीतात्मक बुद्धि में उच्च होगा, स्थानीय बुद्धि में उच्च होगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो बालक दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता ज़्यादा रखता है उसमें स्थानीय बुद्धि उच्च होती है। कौन सी बुद्धि उच्च होती है? स्थानीय बुद्धि। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में मित्रों। साथियों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न है। क्रोध को सहज प्रवृत्ति माना है? मैकार्टनी ने, मैकडूगल ने, वुडवर्थ ने या आलपोर्ट ने? देखिए क्रोध एक सहज प्रवृत्ति है ऐसा मानने वाले थे मैकडूगल। दूसरा विकल्प आपका सही है इसमें। मैकडूगल का नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे। मैकडूगल ने जो कि संवेग और मूल प्रत्ययों के बारे में बताने में इनका बहुत ही योगदान है साथियों। तो क्रोध भी एक तरह का संवेग है साथियों, इसलिए दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा है स्वाभाविक अभिप्रेरक, कृत्रिम अभिप्रेरक,
अर्जित अभिप्रेरक और नकारात्मक अभिप्रेरक। तो स्नेह प्राप्त करना एक जन्मजात क्रिया भी आप इसको मान सकते हो। तो ये कोई अर्जित नहीं होता है, नकारात्मक नहीं होता है, कृत्रिम नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है साथियों, एक स्वाभाविक अभिप्रेरक होता है। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। वह विचारात्मक क्रिया जिसमें नूतन वास्तविकता तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है रचनात्मक, अभिनय, बुद्धि और नवविचार। देखिए यहाँ पर नूतन वास्तविकताएं और उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण, तो इसको कहा जाता है साथियों रचनात्मकता। क्या कहा जाता है इसको? रचनात्मकता के नाम से इसको जाना जाता है। अतः आपका जो प्रथम विकल्प है मित्रों वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, ऐसे बुद्धि परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है जिसमें लकड़ी के गुटकों का प्रयोग किया जाता है? TAT, CAT, आर्मी बीटा परीक्षण और निष्पादन परीक्षण। देखिए TAT, CAT इनमें तो कार्डों का प्रयोग किया जाता है। आर्मी बीटा और आर्मी अल्फा परीक्षण जो होते हैं साथियों, इसमें भी ऐसा कुछ लकड़ी के गुटके नहीं होते हैं, लेकिन जो निष्पादन परीक्षण है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, इसमें लकड़ी के गुटकों का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्यों है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक? क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यह शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसमें केवल विज्ञान का अध्ययन इसमें किया जाता है, या प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सिद्धांत इसमें निर्मित किए जाते हैं। देखिए मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि इसमें जो शैक्षिक वातावरण है उसमें अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है साथियों। अतः आपका विकल्प नंबर 2 सही है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, विद्यार्थी तब तक नहीं सीख पाते हैं जब तक वे सीखने के लिए स्वयं तैयार ना हो। उन्हें यह ना पता हो कि पढ़ाए गए पाठों का परीक्षण होगा, सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप उन्हें पढ़ाया जाए, माता पिता घर पर विद्यालय संबंधित प्रश्न नहीं करें। तो देखिए विद्यार्थी तब तक नहीं सीखता है, आपने देखा होगा तत्परता का नियम, जब तक मानसिक रूप से सीखने के लिए आप तैयार नहीं हो आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो यही आंसर रहेगा, वे जब तक वे सीखने के लिए तैयार न हो उनको आप नहीं सिखा सकते हो साथियों। तो प्रथम विकल्प सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई थी? मई 2009, मई 2010, अगस्त 2009 और अगस्त 2010। तो साथियों RT 2009 को आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा। इसको हमारे जो उस टाइम पे राष्ट्रपति जी थे उन्होंने अगस्त 2009 को मंजूरी दी थी। कब दी थी? अगस्त 2009 को। आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 19 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, समूह कारक सिद्धांत के अतिरिक्त थ्रस्टन का नाम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, इन्होंने मात्रात्मक सिद्धांत दिया था, फैक्टर एनालिसिस इन्होंने किया था, या मानसिक योग्यता के कारण। तो बताइए राइट आंसर कि जो थ्रस्टन है उनका नाम समूह कारक सिद्धांत के अलावा और इन्होंने क्या किया कि इनका नाम प्रसिद्ध है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 19 में आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा, फैक्टर एनालिसिस के कारण। फैक्टर एनालिसिस इन्होंने किया था इसलिए ये प्रसिद्ध है साथियों। अतः आपका तृतीय विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 19 में। प्रश्न संख्या 20, पोर्टियस भूल भुलैया बुद्धि किस बुद्धि परीक्षण में आते हैं? वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण और उपयुक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर देना है आपको। मित्रों वैसे ये क्वेश्चन बोनस के लायक बन जाता है, क्यों? क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो विकल्प में दिया हुआ ही नहीं है। कैसे? देखिए कि पोर्टियस की भूल भुलैया परीक्षण, पहली चीज तो है कि ये एक व्यक्तिगत परीक्षण है। कैसा परीक्षण है?
व्यक्तिगत और अवाचिक परीक्षण है। व्यक्तिगत अवाचिक इसमें ऑप्शन में नहीं है, या फिर व्यक्तिगत क्रियात्मक भी आप इसको कह सकते हो साथियों। तो इस प्रश्न पर बोनस दिया जाता है क्योंकि इसमें जो सही ऑप्शन है वो विकल्प में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। विचार कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। अंतर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, आप आराम से इसको उत्तर दे सकते हो कि कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि ये लगातार चलता रहता है, और लगातार मतलब यहाँ पर कौन सा सिद्धांत हो गया साथियों, निरंतरता का सिद्धांत इसमें हो जाता है। तो आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 21 में। प्रश्न संख्या 22 पर आता है, क्रेशमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति होते हैं, क्रोधी होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं या तटस्थ होते हैं। तो साथियों जो क्रेशमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसके अनुसार इन्होंने जो स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति बताए हैं ये प्रसन्नचित्त होते हैं। कैसे होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। अतः आपका जो सेकंड विकल्प है मित्रों वो सही रहेगा। तो आप कमेंट करके भी बताएं कि ये जो 150 प्रश्नों के जो टेस्ट बन रहे हैं क्या वाकई में ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं या फिर मज़ा नहीं आ रहा है साथियों, ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार होना और अभिप्रेरणा का विकास। तो साथियों अधिगम निर्योग्यता का यहाँ पर साफ साफ लक्षण दिख रहा है। अवधान संबंधी बाधा या विकार जिन लोगों में होता है वो अधिगम निर्योगी भी होते हैं। तो आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा 23 में। ये ज़्यादा देर तक एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, अधिगम का संपोषक सिद्धांत दिया था लेस्ले, गेट्स, वुडवर्थ और सीएल हल। तो संपोषक सिद्धांत यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हो, थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है साथियों। इसका राइट आंसर है सीएल हल। संपोषक सिद्धांत का मतलब होता है जिसमें पुनर्बलन देने का कार्य किया जाता है, और पुनर्बलन किस में दिया जाता है, सीएल हल के सिद्धांत में दिया जाता है। अतः यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 24 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, सृजनात्मकता के संबंध में सही कथन नहीं है। जो कथन सही नहीं है उसका चयन कीजिए। सृजनात्मकता मौलिक होती है, सृजनात्मकता परिवर्तनशील होती है, सृजनात्मकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, और सृजनात्मकता उत्पादन से संबंधित होती है। तो मित्रों देखिए सृजनात्मकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नहीं पाई जाती है ये कथन गलत है, और यहाँ क्या पूछा है, सही कथन नहीं है। मतलब जो गलत कथन है उसका चयन करना था, और आपका तीसरा कथन गलत है साथियों। सृजनात्मकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जरूर होती है साथियों, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, वो अलग चीज़ हो जाती है। अतः आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26वां क्वेश्चन है साथियों आपके, प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार उचित है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आपसे पूछा है, कक्षा में शिक्षार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में समर्थ होना चाहिए, कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक नहीं होना चाहिए, और जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए। तो साथियों प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है छात्रों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में समर्थ होना चाहिए। देखिए प्रजातांत्रिक नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा छात्रों में स्वभाव में नहीं होती है, ये तो गलत चीज़ें हो जाती हैं, और कक्षा में शिक्षार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना। तो साथियों प्रगतिशील शिक्षा के बारे में ओनली जो दूसरा कथन है वही हमको सही लग रहा है कि छात्र स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हो। अतः आपका दूसरा विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन, हिंदी, अंग्रेजी और जर्मनी। तो मित्रों यहाँ पर विकल्पों को देखते हुए आपका प्रथम विकल्प सही है। यहाँ पर लैटिन भाषा से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपका साइको प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, साइकोलॉजी। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 27 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 28, बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है निर्धारण, मापनी, प्रश्नावली, प्रयोगात्मक विधि और परियोजना विधि।
तो साथियों यहाँ पर मनोवैज्ञानिक बतानी है, वैज्ञानिक विधि नहीं बतानी है आपको, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वैज्ञानिक नहीं बतानी है, कौन सी बतानी है, मनोवैज्ञानिक। तो साथियों मनोवैज्ञानिक विधि है यहाँ पर निर्धारण मापनी। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 28 में। अगर आप सोचते हो कि इसमें प्रश्नावली या प्रयोजना आ जाएगी तो ये यहाँ पर मनोवैज्ञानिक विधियों में नहीं आती है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 चलते हैं। वैचारिक क्रिया की अवस्था है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो मित्रों वैचारिक क्रिया की अवस्था बताना है। देखिए 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है वो होती है वैचारिक उदय की अवस्था। इस अवस्था में बालक के अंदर नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। और 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो होती है वैचारिक क्रिया की अवस्था। वो अपने विचारों पर क्रिया करना यहाँ पर लग जाता है, इसलिए इसको वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहा जाता है। अतः आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 29 में। और साइकोलॉजी का अंतिम प्रश्न है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। यह कथन किसका है? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, बिनेवे, साइमन और थ्रस्टन। तो साथियों उपरोक्त जो बुद्धि के संबंध में परिभाषा दी गई है ये परिभाषा थ्रस्टन के द्वारा दी गई है। तो ये चौथा विकल्प सही है। ये साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन थे, लिख लीजिए आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, फिर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। 30 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करा दिए हैं। अब देखते हैं साथियों हिंदी के 30 प्रश्नों को, जो प्रश्न संख्या 61 से लेकर के प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 60 तक आपके चलने वाले हैं। तो चलते हैं हिंदी शिक्षण पर। तो मित्रों आ गए हैं हम भाषा फर्स्ट हिंदी के अंतर्गत। अगर आपके भाषा फर्स्ट हिंदी नहीं है, भाषा सेकंड हिंदी है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। शुरू करते हैं। हिंदी के 30 प्रश्नों को भी देखेंगे, फिर संस्कृत के देखेंगे साथियों। तो आपके प्रश्न नंबर 31 आता है, कौन विदेशी शब्द है? शब्द, धर्म, अंदाज और प्रकृति। तो मित्रों यहाँ पर देखिए जो अंदाज शब्द है ये एक विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द है? ये विदेशी शब्द है। बाकी ये तीनों विदेशी शब्द नहीं हैं, इसलिए आपका तृतीय विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 31 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। आराम से सोच समझ कर आंसर दिया करो मित्रों, मैं वापस कह रहा हूँ, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? पीढ़ियों, विशेष, लड़ना और सैकड़ों। तो मित्रों देखिए यहाँ पर आपको यही बताना है कि वो शब्द कौन सा है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मित्रों देखिए पीढ़ियों, लड़ना और सैकड़ों, इनमें तो प्रत्यय लगा है, लेकिन जो विशेष शब्द है इसका निर्माण वी प्लस शेष से मिलकर हुआ है। तो इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, बल्कि इसमें क्या है? उपसर्ग है। अतः यहाँ पर आपका विकल्प सेकंड सही रहेगा प्रश्न 32 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 33। व्यवस्था में संधि है यण, दीर्घ, वृद्धि और गुण। तो मित्रों व्यवस्था का संधि विच्छेद क्या होगा? वी प्लस अवस्था बराबर आपके शब्द क्या बनेगा? व्यवस्था। मतलब इसमें यण संधि है साथियों, क्योंकि ई के बाद असमान स्वर किस में आता है? यण संधि में आता है। अतः आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा 33 क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं। नतमस्तक में कौन सा समास है? तत्पुरुषी, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तो मित्रों नतमस्तक शब्द में आपको समास बताना है 34 प्रश्न में। देखिए नतमस्तक में आपका तत्पुरुष समास भी है और आपके बहुव्रीहि समास भी है। दोनों विकल्प सही है साथियों, प्रथम विकल्प भी सही है और आपका तीसरा विकल्प भी सही रहेगा इसमें। अगला प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। संज्ञा शब्द नहीं है ओरण, कुआं, लड़ना और जंगल। तो साथियों देखिए यहाँ पर ओरण, कुआं, जंगल तीनों ही संज्ञा शब्द है, लेकिन लड़ना क्या है? एक क्रिया है साथियों। क्या है? ये एक क्रिया है। अतः यहाँ पर लड़ना संज्ञा शब्द नहीं है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है विभिन्न नदियों का जल पीना। ये तो हमें नहीं लग रहा है भाई। एक नदी के विभिन्न घाटों का पानी पीना, एक स्थान पर नहीं रहना, देश विदेश का व्यापक अनुभव होना। तो साथियों
लोग कहते हैं कि उसने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, मतलब वो देश विदेश तक का उसके पास व्यापक अनुभव है। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 36 में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 पे चलते हैं। आपके प्रश्न नंबर 37 आता है मित्रों। 37वां क्वेश्चन क्या है? मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। यह वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या कृतिवाच्य है? तो साथियों, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, इसमें मिश्र वाक्य है क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, संबंध बताया जा रहा है दोनों में मित्रों, इसलिए आपका सेकंड विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 पे चलते हैं। आपके प्रश्न नंबर 38 है, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? रेखांकित पदबंध है। तो इसमें मित्रों वैसे ये रेखांकित करना मैं भूल गया है, लेकिन यहाँ पर रेखांकित कहाँ तक करना है? शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, यहाँ तक रेखांकित वाक्य था ये, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो पदबंध देखने के लिए देखिए, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया, कौन सा पदबंध है आपको पदबंध देखना है। तो आप वाक्य के अंत में जो लास्ट शब्द होता है, जैसे यहाँ है आप शब्द, तो आप क्या है? एक सर्वनाम है, मतलब ये सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है साथियों। 38वें क्वेश्चन में आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा। क्लियर है सभी के ये भी मित्रों? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ अव्यय है, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और क्रियाबोधक। तो साथियों, यहाँ पर जो साफ साफ शब्द है वो आपको बताना है कि ये कौन सा अव्यय है साथियों। प्रश्न नंबर 39 में ये साथियों एक क्रिया विशेषण है, मतलब यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, कैसे कह दी? और उसने सारी बातें साफ साफ कह दी। तो तीसरा विकल्प सही है, इसमें कोई संबंध नहीं है, इसमें कोई विस्मया नहीं है, इसमें कोई क्रियाबोधक नहीं है, ये एक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तीसरा विकल्प सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। पैसा कमाना एक बात है और पैसा ठीक तरह से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और युगल वाक्य। तो साथियों, यहाँ पर आप आराम से देखो, सरल वाक्य तो ये होगा नहीं क्योंकि इसमें और शब्द भी आ रहा है और प्लस इसमें और शब्द के अलावा क्रिया भी अलग अलग हो रही है। तो साथियों, ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है ये? संयुक्त वाक्य का। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन है 41 है, अशर्पियाँ लूटे कोयलों पर मुहर, इसका क्या आशय है? कोयले की रखवाली करना, बेपरवाह हो जाना, महंगी चीज के बजाय सस्ती चीज की परवाह करना और सोने के सिक्के लुटाना। तो साथियों, अशर्पियाँ लूटे और कोयलों पर मुहर लगा रहे, तो फिर मतलब सीधी सा क्या हुआ कि महंगी चीज के बजाय सस्ती चीज की ज़्यादा परवाह कर रहा है व्यक्ति। तो आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 41 में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है, सही कथन है। कौन सा कथन सही लग रहा है आपको? कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है और कर्ता का वाक्य में कोई स्थान ही नहीं होता है। तो साथियों, 42वें क्वेश्चन में आप आराम से बता सकते हो कि वाक्य में कर्ता का स्थान प्रारंभ में होता है। जैसे कोई भी वाक्य हो, जैसे गीता पढ़ रही है, तो इसमें कर्ता कौन है? गीता है, जो कि वाक्य के प्रथम में आई है, तो इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43, सरल वाक्य कौन सा है? श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है, राम और सीता जाते हैं, चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है, और जो करे सो भरे। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सरल वाक्य ओनली दूसरा विकल्प है, राम और सीता जाते हैं। यहाँ पर हालांकि और शब्द आ रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ और शब्द आने से ही ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं हो जाता है, क्योंकि मित्रों यहाँ पर भले ही कर्ता दो हो लेकिन क्रिया एक ही हो। जाते हैं मतलब सीधी सी चीज है, ऐसा तो नहीं है कि भाई राम विद्यालय जाता है और सीता घर जाती है। अगर ऐसा होता तो फिर वो संयुक्त हो जाता, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न है 44, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, यह कार तेज भागती है,
उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है और वह अत्यंत विनीत थे। तो साथियों प्रश्न संख्या 44 में सही आंसर है सार्वनामिक विशेषण, मतलब जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों चीजें हो तो वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण, और वो है यह कार तेज भागती है। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 44 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। बताइए 45वां क्वेश्चन आपको देखना है अच्छी तरह से, सारा ध्यान यहाँ पर रखिए आप। इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? धैर्य, कुछ, एक, खिलाफ और कोशिश। तो साथियों कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित है आपको ये बताना है इसमें। मित्रों 45वां क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। देखिए धैर्य शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, धैर्य शब्द में यह प्रत्यय लगा हुआ है और मूल शब्द है इसमें धीर, धीर प्लस ये बराबर शब्द बन जाता है धैर्य। प्रथम विकल्प सही है, और साथ में जो चौथा विकल्प है कोशिश, इसमें भी साथियों प्रत्यय लगा है, अतः आपका चौथा विकल्प भी इसमें सही रहेगा। प्रथम और चौथा दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 पे चलते हैं। स्वाभाविक शब्द इनमें से क्या है? संधि और समास, समास और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय और उपसर्ग और संधि। तो साथियों बताइए राइट आंसर स्वाभाविक शब्द इनमें से क्या क्या है। प्रश्न नंबर 46 में आंसर बताना है, और इसका सही आंसर है इसमें समास भी है और उपसर्ग भी है। इसमें स्वयं तो उपसर्ग लग रहा है और इसमें उपसर्ग भी है और इसमें प्रत्यय भी है, मतलब आपका दूसरा और तीसरा दोनों ही विकल्प सही है प्रश्न नंबर 46 में। क्लियर है सभी के साथियों। नेक्स्ट अच्छा इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 47 है, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? सोहन दौड़ता है, एकदम निकलना, धीरे धीरे चला गया और एक प्रेरणा। तो साथियों किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है आपको सही आंसर देना है प्रश्न नंबर 47 में। आपके 47 जो क्वेश्चन है साथियों उसमें सोहन दौड़ता है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए दौड़ता है, सोहन दौड़ता है, तो इसमें विशेषता कहाँ बताई जा रही है? दौड़ना उसकी विशेषता थोड़ी है, दौड़ना तो क्रिया है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा 47 में। अगला प्रश्न नंबर 48, अंग्रेजी में किसकी दक्षता असंदिग्ध में रेखांकित पद का अर्थ है? ये जो असंदिग्ध शब्द है इसका मतलब क्या निकलता है? संदेह रहित, निश्चित, सुनिश्चित और अनिश्चित। तो साथियों असंदिग्ध का आपको सही आंसर देना है। असंदिग्ध का सही आंसर इसमें बताइए प्रश्न नंबर 48 में। आपके 48वें क्वेश्चन में राइट आंसर है संदेह रहित। असंदिग्ध का मतलब क्या होता है? संदेह रहित। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 48 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवि, कवियत्रो, लेखिका और कवियत्री। तो साथियों कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। क्या होता है? कवियत्री। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 49 में। अगला प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। 50वां क्वेश्चन है मित्रों, कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य का चयन करना है आपको प्रश्न संख्या 50 में। मित्रों विकल्प 1 है राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा। सेकंड विकल्प मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। तीसरा विकल्प वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। तो साथियों यहाँ पर मिश्र वाक्य है आपका मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, यह मिश्र वाक्य है। बाकी चौथा संयुक्त वाक्य है और पहला दूसरा सरल वाक्य है। तो तीसरा विकल्प आपका रहेगा सही यहाँ पर प्रश्न 50 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51, कौन सा युग्म विमेल है? गीत विधि पद्य शिक्षण, द्विभाषा विधि अनुवाद शिक्षण, रंगमंच विधि नाटक शिक्षण और दंडान्वय विधि गद्य शिक्षण। तो साथियों यहाँ पर आपको सही आंसर देना है कि कौन सा आपको सही मेल नहीं लग रहा है, मतलब जो जोड़ा सही नहीं है उसका चयन करना है साथियों यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर है दंडान्वय विधि गद्य शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती है। चौथा विकल्प आपका सही है, ये विमेल है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52, इनमें से सही कथन कौन सा है? सही कथन का चयन करना है।
वार्षिक योजना वर्ष भर के शिक्षण सत्र के लिए बनाई गई योजना होती है। इकाई योजना एक से अधिक पाठों के शिक्षण के लिए बनाई गई योजना होती है। दैनिक पाठ योजना एक पाठ के शिक्षण के लिए बनाई गई योजना होती है और उपरोक्त सभी। तो साथियों कौन सा कथन सही लग रहा है, बताइए राइट आंसर। सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए मित्रों। राइट आंसर आपका है इसमें उपरोक्त सभी कथन सही है, इसलिए चौथा विकल्प राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 देखेंगे साथियों। वीमेल है श्रवण कौशल ध्वनि ज्ञान, भाषण कौशल लिपि ज्ञान, पठन कौशल लिपि ज्ञान और लेखन कौशल लिपि ज्ञान। तो साथियों राइट आंसर बताइए कौन सा आपको वीमेल मतलब बेमेल दिख रहा है। सारा ध्यान यही होना चाहिए साथियों। राइट आंसर इसका आता है जो आपका भाषण कौशल है, इसके लिए लिपि ज्ञान जरूरी नहीं है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है। बाकी श्रवण कौशल के लिए ध्वनि ज्ञान जरूरी है कि भाई सामने वाला क्या बोल रहा है वो आपको अच्छी तरह से पहचान में आना चाहिए। पठन कौशल के लिए लिपि ज्ञान जरूरी है, लेखन कौशल के लिए लिपि ज्ञान जरूरी है, लेकिन भाषण में तो क्या बोला जाता है साथियों, इसलिए इसमें लिपि ज्ञान आवश्यक नहीं है। तो दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 53 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54। अध्यापक विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से दिखाकर फिर उसके अंशों को बताता है, यह किस शिक्षण से नियम से संबंधित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 54 में। मित्रों देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि पहले संपूर्ण विषय वस्तु बता रहा है और फिर अंशों को, तो वो कहलाएगी पूर्ण से अंश की ओर। आपका चौथा विकल्प सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 पे चलते हैं साथियों। आपका 55वां प्रश्न आता है। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है सूत्र विधि, अव्याकृत विधि, आगमन निगमन विधि और अन्वय व्यतिरेक विधि। तो व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि आपकी आती है साथियों आगमन निगमन विधि। तीसरा विकल्प सही है, पहले आगमन विधि का प्रयोग और उसके पश्चात निगमन विधि का प्रयोग। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 55 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 देखेंगे साथियों। अव्याकृत विधि से संबंधित सही कथन कौन सा है? इस विधि का दूसरा नाम भाषा संसर्ग विधि है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी विधि है, व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है और उपयुक्त कथन सभी कथन सही है। तो मित्रों जो अव्याकृत विधि है ये सभी कथन इसके सही है, अतः आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 56 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 पे चलते हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उद्देश्य की पूर्ति करे तो कहलाता है। मित्रों वेद्यता नहीं है, सॉरी ये वेदता लिखा था मैंने ना, वेद्यता लिखा गया ये गलती से, वेदता, विश्वसनीयता, व्यापकता और इनमें से कोई नहीं। तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है और यदि उस उद्देश्य की वो पूर्ति करता है तो उसको वेदता के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? वेदता के नाम से। अतः आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है साथियों प्रश्न नंबर 57 में। अगला प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। 58वां क्वेश्चन है। छात्र छात्राओं का विद्यालय में मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के प्रकार में किसका प्रयोग नहीं होता है? बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, वाक्य पूर्ति वाले प्रश्न और आत्मनिष्ठ प्रश्न। तो साथियों कौन से प्रश्नों का प्रयोग नहीं होता है मूल्यांकन में? देखिए बहुविकल्प भी होते हैं, अति लघुत्तरात्मक भी होते हैं, वाक्य पूर्ति भी होते हैं, लेकिन आत्मनिष्ठ प्रश्न इसमें नहीं होते हैं साथियों। अतः आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 58 में। अगला प्रश्न नंबर 59। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। मॉरिसन शिक्षण की इकाई पद्धति आत्मीकरण को महत्व देते हैं। हर्बर्ट अपनी इकाई पद्धति में प्रस्तुतिकरण पर बल देते हैं। भारतीय उपागम के 3 पहलू है, अदा, प्रक्रिया और प्रदा और उपरोक्त सभी। तो साथियों ये जो तीनों कथन हैं ये तीनों कथन ही सही है, अतः आपका चौथा विकल्प सही है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। मित्रों अंतिम प्रश्न देखेंगे हिंदी शिक्षण का, इसके बाद संस्कृत के प्रश्न 61 से लेकर 90 तक करने वाले हैं, बहुत ही शानदार। आपके लैंग्वेज संस्कृत फर्स्ट हो या लैंग्वेज संस्कृत सेकंड हो, दोनों के लिए ही वो उपयोगी है। तो प्रश्न नंबर 60 पे चलते हैं। मित्रों 60वां प्रश्न है।
शाबाश, हाँ, नहीं आदि शब्द अध्यापक किस कौशल में प्रयुक्त करता है? पुनर्बलन कौशल में, प्रदर्शन कौशल में, प्रश्न सहजता कौशल में और खोजपूर्ण प्रश्न कौशल में। तो साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर है पुनर्बलन कौशल में अध्यापक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे किसी छात्र ने कोई उत्तर बताया तो उससे कहते हैं शाबाश, वेरी गुड, ऐसा कहा जाता है। तो ये क्या है? पुनर्बलन दिया जा रहा है उसको। इसलिए मित्रों आपका प्रथम विकल्प सही है। तो 60 क्वेश्चन करा चुके हैं, साइकोलॉजी के 30, हिंदी के 30। अब लिख लीजिए कितने क्वेश्चन हो रहे हैं अभी तक। अब संस्कृत के देखेंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए संस्कृत के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। साथियों आ गए हम संस्कृत के प्रश्नों पर, जो आपको प्रश्न संख्या 61 से प्रश्न संख्या 90 तक संस्कृत के ग्रामर और शिक्षण विधियों के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं कह रहा हूँ कि पूरे 150 प्रश्न देखोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल रीट का पेपर ही दिया हमने, बिल्कुल ऐसा फील आ जाएगा, गारंटी देता हूँ। वैसे लग रहा होगा आपने अगर 60 क्वेश्चन देखे होंगे तो। मित्रों आपका प्रश्न नंबर 61 आता है, आगत्य पदे प्रत्यय वर्तते, मतलब आगत्य शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? कत, ल्यप, कत्वतु और यत। तो साथियों आगत्य शब्द में ल्यप प्रत्यय है। देखिए ल्यप प्रत्यय की एक पहचान बताता हूँ, ज़्यादा जानकारी है नहीं हालांकि, किसमें ये शेष रहता है और साथ ही जो आपका ये शेष रहता है उसमें आधा वर्ण भी अधिकतर मिल जाएगा आपको। और साथियों इसमें आपको ये जो लेप प्रत्यय है इसमें ये तो शेष रहता है, साथ में आपको उपसर्ग भी दिख जाता है, अतः आपका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62, तंडुलान पदे का विभक्ति। तंडुलान पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी और द्वितीया। तो साथियों राइट आंसर बताना है आपको। जो तंडुलान शब्द है इसमें आपके द्वितीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है साथियों? द्वितीय विभक्ति है, अतः आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। क्लियर है सभी के? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63 पे चलते हैं। आपके 63वां क्वेश्चन है, अतिष्ठतः इति पदे धातु वर्तते। अतिष्ठतः शब्द में कौन सी धातु है? तिष्ठ धातु, स्था धातु, अतिष्ठ धातु और इष्ट धातु। तो साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर है अतिष्ठतः शब्द में स्था धातु होती है। कौन सी धातु होती है? स्था। देखिए तिष्ठ, अतिष्ठ, इष्ट ऐसी कोई धातु नहीं होती है, इसलिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर आपके 63 में आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 64, 64वां क्वेश्चन है साथियों, तद्वचनानि पदे संधिरस्ति। तद्वचनानि पद में कौन सी संधि है? राइट आंसर देना है यहाँ पर आपको। शचुत्व संधि, जशत्व संधि, शटुत्व संधि और अनुनासिक संधि। तो मित्रों तद्वचनानि जो पद है इसमें आपके कौन सी संधि है मित्रों? यहाँ पर इसका सही आंसर है आपके दूसरा विकल्प, जशत्व संधि है। इसमें कौन सी संधि है? जशत्व। तो आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 64 में। अगला प्रश्न नंबर 65 देखेंगे साथियों। 65वां क्वेश्चन है आपके, उपेक्ष पदे उपसर्ग है वर्तते। उपेक्ष पद में उपसर्ग है, ये बताना है आपको। उप, उ, उपेक्ष और उप। तो जो उपेक्ष शब्द है इसमें मित्रों उप उपसर्ग है। देखिए उप ये हलंत वाला ऐसा कोई उपसर्ग नहीं होता है, इसलिए आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। क्लियर है सभी साथियों के? अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 66, तत्रेक है पदे संधिरस्ति। ये जो तत्रेक है पद है इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है और यण संधि है। तो साथियों राइट आंसर बताना है आपको। तत्रेक शब्द में आपके वृद्धि संधि है। देखिए तत्रेक का संधि विच्छेद क्या होगा? तत्र प्लस एक, तत्र प्लस एक, और ए के बाद में ए आता है तो उसका बड़ा ए बन जाता है बड़ा ए, और ये होती है वृद्धि संधि। ठीक है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 66 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67 देखेंगे, श्रुत्वा पदे प्रत्यय वर्तते। श्रुत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कत, कत्वा, तल और अनियर। तो मित्रों श्रुत्वा शब्द में आपके कत्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा।
कत्वा पहचान की बड़ी ही अच्छी और सरल पहचान है, प्रत्यय इसमें पहचानना है आपको। तो बाद में अगर त्वा शब्द मिलता है आपको तो उसमें मतलब कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 68 पे चलते हैं। उद्यानम पुष्पाणि विकसंति शुद्ध है रूपम अस्ति, मतलब उद्यान में पुष्प विकसित होते हैं, इसका शुद्ध रूप बताना है आपको। उद्यानात् पुष्पाणि विकसंति, उद्याने पुष्पाणि विकसंति, उद्यानाय पुष्पाणि विकसंति और उद्यानयन पुष्पाणि विकसंति। तो साथियों इसका सही आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 68 में राइट आंसर इसका क्या रहेगा साथियों, बताइए। मित्रों इसका राइट आंसर है उद्याने पुष्पाणि विकसंति। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 68 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69 पे चलते हैं। राम वन में जाकर खेलता है, संस्कृत अनुवाद है करोति। संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। रामम वनम गत्वा क्रीडति, राम है वनम गत्वा क्रीडति, राम है वनाय गत्वा क्रीडति और राम है वने गत्वा क्रीडति। तो साथियों राइट आंसर आपको देना है प्रश्न नंबर 69 में। देखिए राइट आंसर जो आता है साथियों वो रहेगा राम है वनम गत्वा क्रीडति। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 69 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 70वां क्वेश्चन है। वनम गत्वा में वनम में द्वितीय विभक्ति किम सूत्रेण भवति। ये थोड़ा हिंदी में लिखा गया है संस्कृत में लिखते लिखते। तो जो वनम गत्वा शब्द है इसमें जो वनम है इसमें द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। गमने द्वितीया, सह युक्ते प्रधाने, एकतितम चे, आधारे सप्तमी। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए। वनम गत्वा में जो वनम शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। मित्रों प्रश्न नंबर 70 में आपका प्रथम विकल्प सही है, गमने द्वितीया जाने के कारण। प्रथम विकल्प राइट रहेगा प्रश्न नंबर 70 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 71। द्रक्ष्याव है किम लकार है पुरुष है वचनम रूपम वर्तते। ये देखिए जो द्रक्ष्याव है शब्द है इसमें लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको अगर द्रक्ष्याव है शब्द है इसमें लकार पहचान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दो लकार ही समान मिल रहे, दो ऑप्शन आप बाहर निकाल सकते हो। लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिरिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन और लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। तो साथियों सबसे पहले द्रक्ष्याव शब्द है इसमें लकार देखिए, इसमें कौन सा लकार है आपको ये पता होना चाहिए। तो मित्रों आप आसानी से इसमें बड़ी ही आसानी से, बाकी के पता नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने लकार पहचान लिया तो बताइए कौन सा लकार है इसमें साथियों। द्रक्ष्याव शब्द में साथियों लिरिट लकार है। कौन सा लकार है, लिरिट लकार है। आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 71 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 72। बालक षष्ठी एक वचनम रूपम। बालक जो शब्द है इसका षष्ठी एक वचन रूप बताइए। बालकम, बालकाः, बालकेषु और बालकस्य। षष्ठी एक वचन बालक शब्द का बताना है आपको प्रश्न नंबर 72 में। तो साथियों 72 में षष्ठी एक वचन आएगा आपके बालकस्य। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 72 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73। उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्रम। प्राद यह है उपसर्गा क्रिया योगे, भुवाद योधात्व है और गति। तो साथियों उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र आपको बताना है। इसका राइट आंसर है उपसर्गा है क्रिया योगे। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 73 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 74। बाला शब्द है प्रकृति प्रत्यय। ये जो बाला शब्द है ये किससे बना है। बाल प्लस टाप, बाल प्लस ए, बाल प्लस यत और बाल प्लस शानच। तो साथियों जो बाला शब्द है इसमें है बाल प्लस टाप, बराबर शब्द पड़ता है, इसमें टाप प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द क्या बनेगा बाला। प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 75। नेतुम शब्द प्रत्यय वर्तते। नी प्लस कत्वा, नी प्लस क्षत्रिय, नी प्लस तुमुन और नी प्लस अनियर। तो मित्रों जो नेतुम शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आपका सही आंसर है नी प्लस तुमुन, बराबर शब्द बनेगा नेतुम। तुमुन प्रत्यय की पहचान है कि बाद में तुम शब्द आपको दिख जाएगा साथियों। तो आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट है प्रश्न नंबर 75 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76।
हरि है वैकुंठम अधिशेते वाक्यस्य द्वितीय विभक्ति पदे वर्तते। इस वाक्य में द्वितीय विभक्ति का कौन सा पद है? अधिशेते, हरि है, वैकुंठम और न कोयपि, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर आपके पद आता है वैकुंठम, तीसरा विकल्प सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 76 में हरि है वैकुंठम अधिशेते में ये जो 3 शब्द है इसमें से द्वितीय विभक्ति किस में प्रयुक्त हुई है? वैकुंठम में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77, उपसमिदम समास है विग्रह है वर्तते। उपसमिदम शब्द का समास विग्रह होगा। समीपम समिद है समीप, समिद है समीपम और समिदस्य समीपम। तो साथियों उपसमिदम जो शब्द है इसका समास विग्रह आपको बताना है 77 में। मित्रों राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आता है समीद है समीपम, तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 77 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78, वाक्येषु प्रश्न निर्माणम कुरुत है। वाक्य से प्रश्न का निर्माण करिए। न्यायाधीश है, हरिश्चंद्र है, आसीत। तो आप बताइए कि प्रश्न निर्माण करोगे तो कौन सा शब्द लगाओगे? किम, कह, कम और केभ्य है। तो साथियों राइट आंसर बताना है आपको। न्यायाधीश हरिश्चंद्र आसीत, इससे प्रश्न निर्माण करना है इससे। साथियों इसका राइट आंसर है कह है, आपका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79 पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 79 आता है रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुत है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ये रिक्त स्थान है। फिर है कुलम नष्ट है, कुपुत्रेण सुपुत्रेण राजकुमार है और सर्वाणी। तो कुल को नष्ट कौन करता है? कुपुत्र कुल को नष्ट कर देता है। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा, कुपुत्रेण कुलम नष्टम, आपका प्रथम विकल्प सही है 79 प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80 पे चलते हैं साथियों। आपके 80वां क्वेश्चन है देखो एवं कहो विधि कथयति। देखो और कहो विधि को कहा जाता है। चित्र है विधि, अनुकरण है विधि, भाषा यंत्र है विधि और वर्णोच्चारण है विधि। तो साथियों देखो एवं कहो विधि को चित्र विधि कहा जाता है, क्योंकि इसमें चित्र को देखा जाता है और फिर कुछ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं। अब जो शिक्षण विधियों के प्रश्न आएंगे लिख लीजिए इनको। भारत देशस्य पाठ्य पुस्तक है विधि समर्थक है वर्तते। भारत देश में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक हैं लॉर्ड मेकाले, रामकृष्ण गोपाल, डॉक्टर वेस्ट और डॉक्टर कीट। तो साथियों भारत देश में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक है आपके डॉक्टर वेस्ट, तीसरा विकल्प सही रहेगा 81 क्वेश्चन में। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रीड भर्ती में आने के पूरे चांस है इस क्वेश्चन के। तो विशेष तौर पे आपको इस क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82 पे चलते हैं। प्रारंभिक स्तरे संस्कृत व्याकरण है सर्वोत्तम प्रणाली अस्ति। सूत्र प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, निगमन प्रणाली और सर्वाणी। तो साथियों प्रारंभिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है? संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मित्रों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा अव्याकृति प्रणाली, दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। सूत्र प्रणाली, निगमन प्रणाली तो उच्च स्तर पर उपयोगी होती है, इसलिए पहला और तीसरा ये गलत हो जाता है। ओनली सेकंड ही विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 देखेंगे। हर्बर्टीय पंचपदीय प्रणाली कति पदे वर्तते। जो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है इसमें कितने पद है? 6 पद है, 7 पद है, 4 पद है और 5 पद है। साथियों हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में कुल 5 पद है, मतलब चौथा विकल्प सही है, जिसमें इन्होंने प्रस्तुतिकरण पर बल दिया है। किस पर बल दिया है साथियों? प्रस्तुतिकरण पर, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84, इधर देखिए जरा ध्यान से। भाषा संसर्ग विधि अस्ति। नवीन विधि, नवीनतम विधि, प्राचीन विधि और सर्वाणी। तो साथियों जो भाषा संसर्ग विधि है ये कैसी विधि है? नवीन है, नवीनतम है, प्राचीन है या सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर देना है आपको। मित्रों इसका राइट आंसर है ये एक प्राचीन विधि है, तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 85। महर्षि पाणिनि है प्रमुख व्याकरणिक रचना है वर्तते। महर्षि पाणिनि जी की प्रमुख जो व्याकरणिक रचना है वो कौन सी है? सिद्धांत कौमुदी, चरक संहिता,
महाभाष्य और अष्टाध्याय। तो साथियों महर्षि पाणिनि जी की जो प्रमुख रचना है वो है अष्टाध्याय, इन्होंने लिखी थी साथियों। चौथा विकल्प सही है। देखिए प्रमुख पुस्तकों में से भी क्वेश्चन आता है रीट में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किए हैं। सूक्तियों में से, प्रश्न निर्माण में से, सभी में से क्वेश्चन आते हैं साथियों आपके। प्रश्न नंबर 86, प्रारंभिक कक्षा या है मौखिक कार्य है प्रारंभ करोति किम विधि प्रयोग है। मतलब प्रारंभिक कक्षा में जब आप मौखिक कार्य प्रारंभ करोगे तो कौन सी विधि का प्रयोग करोगे? प्रसंग विधि, उद्बोधन विधि, तुलना विधि और कोश विधि। तो साथियों राइट आंसर आपको देना है इस प्रश्न में। राइट आंसर बताइए, प्रारंभिक स्तर पर मौखिक कार्य आरंभ करने में कौन सी विधि का प्रयोग होगा? साथियों इसका राइट आंसर है उद्बोधन विधि। दूसरा विकल्प मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृत की दृष्टि से ये साथियों, इसको भी आप लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 87 आपके 87वां क्वेश्चन है। अर्थबोध विधि है कथयति, अर्थबोध विधि को कहा जाता है व्याख्या विधि, तुलना विधि, भाष्य विधि और परंपरागत विधि। तो साथियों अर्थबोध विधि को क्या कहा जाता है, आपको राइट आंसर देना है प्रश्न नंबर 87 में। मित्रों राइट आंसर बताना है इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा परंपरागत विधि कहा जाता है, क्योंकि अर्थबोध विधि भी प्राचीन काल से ही चली आ रही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 देखते हैं मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 88 आता है, संस्कृत शिक्षण पद्य शिक्षण सर्वश्रेष्ठ विधि वर्तते। संस्कृत शिक्षण में पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है दंडात्मक विधि, खंडान्वय विधि, भाष्य विधि और नाट्य प्रणाली। तो साथियों संस्कृत शिक्षण में पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है खंडान्वय विधि को। किस विधि को माना जाता है साथियों? खंडान्वय विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। सेकंड विकल्प सही रहेगा यहाँ पर भी। प्रश्न नंबर 89 पे आता है, व्यास प्रणाली उपनामम वर्तते। व्यास प्रणाली का उपनाम है भाष्य प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, गीत एवं नाट्य प्रणाली और तुलना प्रणाली। तो मित्रों जो व्यास विधि है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर आपको देना है। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा भाष्य प्रणाली। व्यास या भाष्य प्रणाली दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। आपका प्रथम विकल्प सही है। और संस्कृत का अंतिम प्रश्न नंबर 90 देखेंगे साथियों। 90वां क्वेश्चन है, दंडान्वय है प्रणाली कस्य स्तरे उपयोगी वर्तते। दंडान्वय प्रणाली किस स्तर पर उपयोगी है? प्रारंभिक स्तरे, माध्यमिक स्तरे, उच्च स्तरे और सर्वाणी। तो मित्रों दंडान्वय प्रणाली यहाँ पर आपके कौन से स्तर पर उपयोगी है? राइट आंसर आपको बताना है। दंडान्वय प्रणाली अभी अपन ने देखी थी। तो मित्रों ये प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी है। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 90 में। तो ये संस्कृत के क्वेश्चन भी हो चुके हैं। टोटल 90 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लिख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं साथियों। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। साथियों लेवल 2 के लिए गणित एवं विज्ञान शिक्षण के ये प्रश्न नंबर 91 से लेकर के 150 तक है। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आपके लिए मैंने इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो मित्रों। क्योंकि इसमें जो गणित के सवाल हैं उनको मैं सोल्व नहीं करा सकता हूँ, तो उनको आप खुद कर लेना। बिल्कुल नीचे मैं आंसर की भी उसकी डाल दूंगा। तो आपको क्या करना है, जो साइंस के सवाल है और जो गणित की टीचिंग मेथड के सवाल है उनको बिल्कुल यहाँ पर मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन है 15-20 क्वेश्चन के लगभग जो गणित में सवाल के हैं, तो उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF है वहाँ से स्वयं ही हल कर सकते हो। यहाँ उनको मैं जल्दी निकालने वाला हूँ। तो प्रश्न नंबर 91 है, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, तरंग धैर्य पर, वेग पर और तीव्रता पर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 91 में आपका सही आंसर बताइए एक बार, आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो मित्रों ध्वनि का तारत्व यहाँ पर आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। अतः आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 91 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92 देखेंगे साथियों। 92 प्रश्न है, दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय आघूर्ण। तो साथियों दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है चुंबकीय फ्लक्स उसको कहा जाता है। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 92 में मित्रों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 93 को। प्रश्न नंबर 93 आपके आता है,
दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है? शून्य क्षमता का लेंस, मिश्रित लेंस, उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का। तो जिन लोगों में दूरदृष्टि दोष होता है, अच्छा एक बात क्लियर करना चाहूँगा, ये जो दूरदृष्टि और जो निकट दृष्टि दोष है इसमें उल्टा सिस्टम होता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं पास में और दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती है। तो साथियों, दूरदृष्टि दोष के मरीज को कौन सा चश्मा दिया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा, इनको उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 93 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 94। कार्य को करने की दर कहलाती है बल, गति, शक्ति और ऊर्जा। तो कार्य को करने की दर को क्या कहते हैं साथियों? इसको कहा जाता है, कार्य को करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 94 में। अगला प्रश्न नंबर 95 देखेंगे। देखिए 95 प्रश्न छोड़ दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसको सोल्व कर लेना। प्रश्न 96 है, साधारणतया एक किताब एक ठोस आकृति है जिसका नाम है समानांतर, चतुर्भुज, घन, आयत और घनाभ। जो एक किताब होती है साथियों, वो किताब कौन सी ठोस आकृति के अंतर्गत आ जाती है? आपको ये बताना है प्रश्न नंबर 96 में। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा साथियों घनाभ। किताब कौन सी आकृति है? ठोस आकृति घनाभ है साथियों। तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 96 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 97। एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल। ये देखिए, ये तो सवाल का हो गया तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 98 भी आपके सवाल का हो गया। 99 प्रश्न है, किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण यदि 180 डिग्री से कम है तो उस चतुर्भुज को कहते हैं अवतल, उत्तल, समांतर और समचतुर्भुज। तो साथियों प्रश्न नंबर 99 में आपका सही आंसर है कि जो चतुर्भुज है उसका प्रत्येक कोण यदि 180 डिग्री से कम हो तो उसको उत्तल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको उत्तल कहा जाता है। आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 99 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 100 पे चलते हैं। 100वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ वापस ये गणित का आ गया है। 101 भी छोड़ दिया, दूसरा भी छोड़ा है हमने। तो जो जो गणित के क्वेश्चन हैं उनको हम छोड़ रहे हैं साथियों। इनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके सोल्व कर लेना। प्रश्न 106 है, रेशेदार मूल का उदाहरण है सरसों, चना, मक्का और गाजर। तो रेशेदार मूल का कौन सा इसमें उदाहरण है? आपका सही आंसर है मित्रों मक्का। ये रेशेदार मूल का उदाहरण है। आपका तीसरा विकल्प इसमें सही रहेगा प्रश्न नंबर 106 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 107 पे चलते हैं। 107वां क्वेश्चन है साथियों, ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव्य अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है उसे? उदरूपातन, संघनन, पिंडन और वाष्पन। तो साथियों उसको कहा जाता है उदरूपातन। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? उदरूपातन। कि बिना यहाँ पे वो द्रव अवस्था में बदले ही किस में बदल जाता है वो मित्रों? वो गैस में बदल जाता है। अतः आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा 107वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 108 है। यहाँ पर देखिए, ये भी थोड़ा इसको भी आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। 9 कपास का बहुलक कौन सा है? कपास का बहुलक आपको बताना है सेलुलोज, रेयोन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो कपास का बहुलक कहलाता साथियों सेलुलोज। कपास का बहुलक क्या है? सेलुलोज है। आपका 109वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 110 पे चलते हैं। 110वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, मरकरी, सल्फर और थोरियम। तो यहाँ पर कौन सी धातु बतानी है आपको जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में होती है? तो उसको कहा जाता है मरकरी, जिसको आप पारा भी कहते हो। क्या कहते हो? पारा। ये एकमात्र द्रव धातु है साथियों। तो आपका दूसरा विकल्प सही है 110वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 111 पे चलते हैं। 111वां प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेजर की खोज किसने की थी? बताइए राइट आंसर। W.K. रोजन, ग्राइट फ्रे, हाउंसफील्ड, थियोडोर मेमन और अल्बर्ट आइंस्टीन। तो साथियों लेजर की खोज करने वाले कौन थे? आपका सही आंसर रहेगा थियोडोर मेमन। इन्होंने ही लेजर की खोज की थी। आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 111 में।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 112, निम्न में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति और शुक्र। तो उस ग्रह का नाम बताइए जिसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। साथियों, जो आपके शुक्र ग्रह है इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, अतः आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 113 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है? कोक, बिटुमिनस, पैराफिन और नेपथलीन। तो उस उत्पाद का नाम बताइए जो सड़क बनाने में काम लिया जाता है साथियों। तो प्रश्न नंबर 113 में जो सही आंसर है साथियों वो है बिटुमेन। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 113 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 114, निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षा नहीं है? कौन सी गुणात्मक परीक्षा नहीं है? निरीक्षण, जांच सूची, रेटिंग स्केल और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो गुणात्मक परीक्षा की यहाँ पर बात करें साथियों तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये कोई गुणात्मक परीक्षा नहीं है बल्कि ये आंकिक परीक्षा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आंकिक परीक्षा के अंतर्गत। अतः आपका जो चौथा विकल्प है वो यहाँ सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 115 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि और प्रयोगशाला विधि। तो बाल केंद्रित विधि नहीं है, इसका सही आंसर है आपके व्याख्यान विधि। बाल केंद्रित विधि नहीं है, ये एक अध्यापक केंद्रित विधि है, अतः आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही रहेगा। क्लियर है सभी के? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 116 देखेंगे। 116वां क्वेश्चन है, देखिए 116वां क्वेश्चन वापस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेना। प्रश्न नंबर 117, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणित सूत्रों को, गणित संकेतों का, गणितीय संख्याओं का और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न नंबर 116 में आपको सही आंसर देना है कि जो गणित की भाषा है उसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मित्रों देखिए, गणितीय संख्याएं, गणित सूत्र और गणित संकेत इनका प्रयोग किया जाता है, तो अतः आपका जो चौथा विकल्प है यहाँ पर वो सही रहेगा। क्लियर है मित्रों ये भी? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 118, कौन सी बाल केंद्रित विधि है? प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि और इनमें से सभी। तो जो विधि बाल केंद्रित है उसका चयन कीजिए मित्रों प्रश्न नंबर 118 में। साथियों प्रश्न नंबर 118 में आपका चौथा विकल्प सही है। ये सभी विधियां कैसी है? बाल केंद्रित विधियां हैं, अतः चौथा विकल्प आपका राइट रहेगा इसमें। तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा इनमें से सभी। ये सभी विधियां कैसी है? बाल केंद्रित विधियां है। चौथा विकल्प आपका यहाँ सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 118 में। प्रश्न 119 देखेंगे, निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है? देखना, रेखांकित करना, सुनना और जानना। तो कार्य सूचक क्रिया है यहाँ पर मित्रों। देखिए आप आराम से इसका अनुमान लगा सकते हो कि जो रेखांकित करना है ये एक कार्य सूचक क्रिया है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 119 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 120 पे चलते हैं। आपके 120वां प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? लेमार्क, अरस्तु, थियोफ्रेस्ट और चार्ल्स डार्विन। तो जीव विज्ञान के जनक बताइए साथियों। जीव विज्ञान के जनक हैं मित्रों अरस्तु। कौन है? अरस्तु है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न नंबर 120 में आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 121। प्राकृतिक रेशे हैं कपास, ऊन, सिल्क और उपरोक्त सभी। तो साथियों कौन से प्राकृतिक रेशे हैं आपको ये बताना है प्रश्न नंबर 121 में। तो ये सभी प्राकृतिक रेशे के उदाहरण हैं, इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है 121 में वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 122 देखेंगे। किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 केल्विन, 37 फारेनहाइट और 37 रेनकिन्स। तो साथियों जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर का जो तापमान है वो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अतः आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 123 पे चलते हैं। 123 प्रश्न है, निम्न में से निम्नांकित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए कौन से लाभकारी है? स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, पेनिसिलियम और उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 123 में जो आपका सही आंसर है वो है स्ट्रेप्टोकोकस। ये
यहाँ पर मानव जाति के लिए लाभदायक है साथियों। अतः आपका जो प्रथम विकल्प है इसमें वो इसका सही आंसर रहेगा। क्लियर है सभी के। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124, गणित शिक्षण में उद्देश्य प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं कहलाती है। उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य, व्यवहारगत प्रतिफल और उपरोक्त सभी। तो गणित शिक्षण में उद्देश्य प्राप्ति की जो छोटी छोटी क्रियाएं होती है उनको प्राप्य उद्देश्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राप्य उद्देश्य। विकल्प दूसरा आपका यहाँ पर सही है साथियों, प्रश्न 124 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 125 आपके प्रश्न आता है साथियों। ये देखिए 125, निम्न में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? युग्मक, पुष्प, अंडाशय और परागकोश। तो साथियों यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 125 में वो रहेगा युग्मक। पौधे का जो अगुणित भाग है वो युग्मक होता है। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न 125 में। अगला प्रश्न नंबर 126 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 126 है, उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? प्रच्छा प्रतिमान का, व्याख्यानात्मक शिक्षण का, निदानात्मक शिक्षण का और इनमें से कोई नहीं। तो उपचारात्मक शिक्षण जिसका अंतिम चरण है वो है साथियों आपके निदानात्मक शिक्षण का। जो निदानात्मक शिक्षण है उसका अंतिम चरण क्या है? उपचारात्मक। भाई निदान के बाद क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। इसलिए विकल्प 3 आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 126 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 127, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया है? तो पाठ्य सहगामी क्रिया का आपको चयन करना है कि कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया है साथियों। देखिए आपके सामने विकल्प आते हैं। आपका प्रथम विकल्प है श्यामपट्ट, दूसरा विकल्प है विज्ञान मेला, तीसरा है पाठ्य पुस्तक और चौथा है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो यहाँ पर देखिए पाठ्य सहगामी क्रिया की बात करें तो ये जो विज्ञान मेला वाला है ऑप्शन है, ये क्या है साथियों? पाठ्य सहगामी क्रिया है। आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 127 में। अगला प्रश्न नंबर 128 देखते हैं। 128 प्रश्न है, शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक हैं B.F. स्किनर, नॉर्मन एन क्राउडर, थॉमस एफ गिलबर्ट और थॉर्नडाइक। तो शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन का पूछा है, यहाँ पर रेखीय का नहीं पूछा है साथियों, शाकीय का पूछा है। तो शाकीय का जनक है साथियों आपके नॉर्मन एन क्राउडर। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा इसमें प्रश्न नंबर 128 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 129 आता है साथियों, गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है दार्शनिक की, मित्र की, परामर्शक की और उपयुक्त सभी की। तो गणित शिक्षण में अध्यापक की क्या भूमिका है साथियों? ये आपका सही आंसर है उपयुक्त सभी। दार्शनिक भी होता है, परामर्श भी देता है, मित्र भी होता है एक तरह से, इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वो यहाँ सही रहेगा 129 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 130 पे चलते हैं। 130वां क्वेश्चन है, अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, विश्लेषण विधि और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अंक गणित शिक्षण की जो मुख्य विधि है वो है विश्लेषण विधि, प्रोजेक्ट और प्रदर्शन विधि नहीं है। यहाँ पर दूसरा क्या, ये 3 है। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 130 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 131, निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? चालन, संवहन, विकिरण और सभी में आवश्यकता नहीं होती है। तो साथियों प्रश्न नंबर 131 जो है उसमें सही आंसर रहेगा आपका तीसरा विकल्प। विकिरण में जो ऊष्मा संचरण की विधि है इसमें विकिरण जो विधि है इसमें आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः आपका जो तीसरा विकल्प है साथियों वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 132 देखेंगे, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना है? तो जो पृथ्वी है इसके पृष्ठ से पलायन वेग का मान की बात करें 132 में आपका होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा इसमें प्रश्न नंबर 132। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 133 देखेंगे साथियों, क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है? तो विरंजक चूर्ण बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, धोने का सोडा बनता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो साथियों इसका सही आंसर है विरंजक चूर्ण बनता है।
प्रथम विकल्प आपका इसमें सही रहेगा प्रश्न नंबर 133 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 134 पे चलते हैं। 134वां क्वेश्चन है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? तो गैलीलियो का है, रसेल का है, प्लेटो का है या हैमिल्टन का है? तो मित्रों देखिए, ये जो उपरोक्त कथन है प्रश्न नंबर 134 में, उसमें आपका जो कथन गैलीलियो के द्वारा कहा गया है, इसलिए प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 135वां क्वेश्चन है, प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ने का प्राथमिक उद्देश्य है दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्ति का विकास करना, खाली समय का सदुपयोग करना और प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचित कराना। तो साथियों देखिए, आपका जो सही आंसर है इसमें वो है मानसिक शक्ति का विकास करना। प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का ये प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। क्लियर है सभी के साथियों ये भी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 136वां क्वेश्चन है, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए या सवाल को बनाने के लिए? तो साथियों 136वें क्वेश्चन में सही आंसर देना है आपको, और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सूत्र स्थापित करने के लिए आगमन विधि उपयुक्त है मित्रों। तो प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 137वां क्वेश्चन है, आयत चित्र प्रदर्शित करता है असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, वर्गीकृत बारंबारता बंटन, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन और इनमें से सभी। तो साथियों जो आयत चित्र है वो आपके ये सभी चीजें प्रदर्शित करता है। चौथा विकल्प सही रहेगा 137वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 138 पे चलते हैं साथियों। 138वां क्वेश्चन है, देखिए 138वां वैसे क्वेश्चन है, ये आता है, वर्गीकृत आंकड़ों का बराबर चौड़ाई, भिन्न ऊंचाई और बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का सही तरीका कहलाता है? आयत चित्र, दंड चित्र, पाई चित्र और इनमें से कोई नहीं। साथियों 138वें क्वेश्चन में कहलाता है ये दंड चित्र। इसको क्या कहा जाता है? दंड चित्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 139 पे चलते हैं। 139वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दशा दो भुजाओं को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है? दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं आपस में समान हो, तीनों भुजाएं, दो भुजाएं और उनके बीच की कोण बराबर हो, दो कोण और उनके बीच की भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण बराबर हो। तो दो भुजाओं को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए जो पर्याप्त नहीं है उसका चयन आपको यहाँ पर करना है साथियों, और इसका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 139 में वो रहेगा चौथा विकल्प, तीनों कोण बराबर हो। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 139 में, ये पर्याप्त नहीं है। साथियों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 140। देखिए ये 140वां क्वेश्चन वापस सवाल है, तो इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 141, कोई व्यक्ति एक्स, ये वापस सवाल आ गया है तो इसको भी हटा देते हैं। प्रश्न 142 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है? प्रोजेक्ट पद्धति मतलब परियोजना विधि, शिक्षण अपूर्ण एवं विश्रृंखला, व्यय साध्य विधि, संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता और वास्तविक जीवन से संबंधित। तो साथियों इसका राइट आंसर आपको देना है। इसका जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 142 में वो बताना है साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो है वास्तविक जीवन से संबंधित, ये प्रोजेक्ट विधि का दोष नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 143 पे चलते हैं, ये वापस सवाल का है तो इसको भी आप कर लेना। 144वां क्वेश्चन है साथियों, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्यान है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? अल्बर्ट आइंस्टीन, W.C. डैम्पियर, जे केकोब्सन और अंतिम विकल्प है B.S. ब्लूम। तो साथियों विज्ञान की ये जो उपरोक्त परिभाषा है ये दी गई है जे केकोब्सन के द्वारा। आपका तीसरा विकल्प सही है इसमें प्रश्न 144 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 145 आता है। 145वां क्वेश्चन है, वर्तमान तकनीकी युग में निम्न में से कौन सी प्रविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोग की जाती है? योजनाबद्ध अनुदेशन, दल शिक्षण, कंप्यूटर सहायतित शिक्षण और इनमें से सभी। तो वर्तमान तकनीकी युग में साथियों यहाँ पर कंप्यूटर सहायतित शिक्षण जो है
वो प्रयोग में लाया जाता है। आपका तीसरा विकल्प इसमें सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से सभी आएगा, लेकिन इनमें से सभी नहीं आएगा साथियों, तीसरा ही विकल्प इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 146 देखेंगे। ये वापस थोड़ा आउट ऑफ रेंज है, यूँ मान के चलिए 147वां 48, और ये जो 149वां क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? OHP, चित्र विस्तारक यंत्र, ग्रामोफोन और मायादीप। तो श्रव्य सामग्री है साथियों आपके ग्रामोफोन, ये एक श्रव्य सामग्री है, तीसरा विकल्प सही है इसमें। और 150वां और अंतिम प्रश्न है, गणित की प्रकृति है कि यह तार्किक है, यह कठिन है, यह आलंकारिक है और यह औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा कि यह तार्किक है। इसका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 150 में। तो ये 150 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। जिन प्रश्नों में कन्फ्यूजन था बिल्कुल आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे साथियों, और जो प्रश्न गणित के थे उनका आप PDF डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF दे रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।